सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही सर। हाँ, पार्ट 2 के लिए मतलब 1 की और भी पावर लिखेंगे। अभी ये तो 1 के लिए बताया, ये पार्ट कितना है 2, 1 पार्ट 3 बताओ इंटू 1 इंटू 1 मॉड्यूलो 7 इंटू मॉड्यूलो 7 1, और ये ऐसे ही करते चले जाओ। तो क्या 1 की किसी पावर से आइडेंटिटी बन सकती है? आइडेंटिटी पता करना पड़ेगा हमें। सब बन रही है मतलब क्या लीस्ट ही लिखोगे ना, तो 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, 1 से ही बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 1 ही रहेगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर 1 करेंगे और आइडेंटिटी ही मिलेगा हमें। चेंज होगी क्या आइडेंटिटी? नहीं होगा ना ऐसा। अब 2 का तुम लोग निकाल के बताओ, 1 का समझ गए हो, 2 का कैसे निकालोगे? पहले 2 स्क्वायर करोगे। 2 स्क्वायर का मतलब समझ गए यहाँ पर क्या बताओ? 2 स्क्वायर का मतलब 2, 2 क्यूब निकालोगे, फिर ये निकालना आता है इंटू 2, हाँ सॉरी, ऐसे ही निकालते चले जाओगे जब तक कि क्या ना मिल जाए हमें आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी यहाँ 1 है, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा। लगभग वैसा ही कर रहे हैं हम या नहीं? डेफिनेशन तो नहीं बदली है, लेकिन इन क्वेश्चन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मॉड्यूलो की डेफिनेशन। सपोज एडिटिव ग्रुप, जो हम इसके बाद करेंगे, एडिटिव ग्रुप का अगर करते हैं हम, तो 2 पावर 3 का मतलब पता है क्या लिखते हैं? 2 पावर 3 मतलब एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं। हाँ, 2 पावर 3 से डिनोट करना चाहो कर सकते हो वहां भी। 2 पावर 3 जब लिखते तो हम लिखते 2 प्लस मॉड्यूलो जो भी दिया होगा हमें, 2 प्लस मॉड्यूलो 2, और ये लिखना हमें आता है अच्छी तरह से। अब एक काम करो जल्दी, जो अभी सेट बताया है क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 2 3 4 5 6 और मॉड्यूलो 7, ये ग्रुप है या नहीं? तो इसका ऑर्डर, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, वैसे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है ग्रुप का ऑर्डर, लेकिन एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग होता है, ये पता है, करो। अगर साइक्लिक ग्रुप हो तो एक बात ध्यान रखो, साइक्लिक ग्रुप हो तो ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर सेम हो जाएगा। ठीक है, सुनो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या बेनिफिट ले सकते हो तुम लोग को पता है ये ग्रुप है, एक मिनट सुन तो लो। ये अगर ग्रुप है तो 1 का इनवर्स निकाला था तुम लोगों ने, 1 का इनवर्स 1 ही है। चलो 2 का इनवर्स क्या था, कल फाइंड किया था, देख लो ना। वैसे तो कॉम्पोजिशन टेबल से डायरेक्ट बता सकते हो, 4 था। देखो यहाँ 2 का इनवर्स क्या था, 4, और 3 का इनवर्स क्या था, 3 का इनवर्स 5 था, ऐसा ही था। और 1 का, 1 का तो 1 ही होगा। और 6, 6 का 6 ही था। चलो देखो यहाँ, चलो कोई बात नहीं, कल किया नहीं था ये? अच्छा, बाद में हमने लास्ट में बताया था ना ये, दोबारा से। पहले इसमें शायद ये 5 तक कर लिया था, मॉड 6 कर लिया था, तो वो 0 आ गया था। ठीक है, तो अब समझ लो करना क्या है। सपोज हम 2 का ऑर्डर निकाल लें, तो फिर 4 का मत निकालो तुम लोग, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है, ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर द सेम। ऐसे ही अगर हम 3 का ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं तो 5 का निकालने की क्या जरूरत है? अगर हम ये पता कर सकते हैं कि 3 का इनवर्स 5 है, तो हमने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर द सेम, ये प्रूव किया है हमने। अभी प्रूव कर पाओगे तुम लोग? मतलब अगर अभी बोलें कि प्रूव करना है तो प्रूव कर लोगे? अभी कर लोगे कैसे बताओ? ऑर्डर ए और ए इनवर्स का ऑर्डर, एक एक स्टेप, 2 स्टेप थे उसमें। पहला स्टेप बताओ कौन बताएगा? चलो पूरा कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? केवल 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में लिखने में, थ्योरी लिखने में टाइम लगता है। वैसे तो थ्योरम 1 मिनट की भी नहीं,
थ्योरी नहीं बतानी है, करना क्या है ये बताओ। हाँ बता रही हो। नहीं नहीं, पहली लाइन क्या लिखेंगे ये बताओ, ये तो बीच से बता रहे। ए और ए इनवर्स का ऑर्डर मान लेते थे, सपोज इसका एम मान लिया, इसका एन। अब अरे सब बता रहे हैं ये तो, अभी पूछ रहे थे कोई भी नहीं बोल रहा था। चलो ठीक है, ये सही है। चलो अब बताओ, अब कौन बताएगा ये बताओ, शोर मत मचाओ। हाँ बताओ गार्गी। इसमें इन्वर्स कर दें, दोनों तरफ कर दिया, ठीक है। इन्वर्स इन्वर्स, फिर ठीक है। एन किसका ऑर्डर है? ए इनवर्स का। अच्छा, और ए इनवर्स की पावर एम भी है, मतलब एन, एम कैन नॉट एक्सीड एन, मतलब एन हमेशा क्या रहेगा, छोटा, ठीक है। फिर आगे क्या करोगे? दूसरा कौन बताएगा? अच्छा, इसका भी होल इनवर्स कर देते हैं, मतलब पहले ए पावर एन का इनवर्स लिख लो इसको, और फिर इनवर्स कर लो। चलो ठीक है, समझ गए होगे। ऐसे ही ए और एक्स इनवर्स ए एक्स का भी सेम होता है। फिर ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर, कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए, ये भी पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर का मतलब ए पावर के, ए पावर के, ए का इंटीग्रल पावर है, और ए पावर के का ऑर्डर ए के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता है, यही सेम था। ठीक है, बस एक बार थोड़े से रिवीजन की जरूरत है। तो ये समझ गए, अगर हमें वो थ्योरम पता है तो इसका बेनिफिट क्या है। ऐसे बड़े क्वेश्चंस में दो, देखो हमें 4 का नहीं पता करना पड़ेगा और 5 का नहीं पता करना पड़ेगा। करो अब जल्दी। 1 का ऑर्डर बताओ। 2, 2 का 3 आ गया, चलो बिल्कुल सही है। 3 का फाइंड करो। जो लोग लेट आए वो समझे, ये मॉड्यूलो 7 है, ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे पहले हमने ऑर्डर फाइंड किया था, तो 1 की पावर 1 निकालेंगे, 1 ही आएगा, तो ऑर्डर हो गया ये। 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 सब 1 होता है, लेकिन जो लीस्ट पावर होगी वही ऑर्डर होता था। फिर जब 2 का फाइंड करेंगे तो 2 पावर 1 2 आएगा, 2 पावर 1 2, लेकिन ये आइडेंटिटी तो नहीं बनी। फिर क्या निकालेंगे? 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, जो सबसे छोटी पावर होगी जिससे आइडेंटिटी बन जाए। जैसे ओमेगा वाले में किया था, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब आइडेंटिटी देता था। ओमेगा पावर 6 भी क्या होता है? आइडेंटिटी। ओमेगा पावर 9 भी, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाता था? सबसे छोटा 3। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? जो पहले ऑर्डर किया था हमने, वहां पर सीधे पावर निकालते थे, यहाँ पर इनटू करने का तरीका बदल गया। मॉड 7 है, मॉड्यूलो 7, मतलब इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 मॉड्यूलो 7। इसको क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये समझ आता है? बस ये डिफरेंस आ गया। तो इसमें करते चले जाएंगे, सबसे छोटी पावर जो आइडेंटिटी देगी उसको ही ऑर्डर बोलेंगे। चलो इसको लिखकर बताओ जरा, 2 इंटू 2 मॉड्यूलो 7, बताओ राजमौर क्या लिखोगे? अरे इसको 2 इंटू 2 अपॉन 7, बताओ। ठीक है, 2 इंटू 2 अपॉन 7 सपोज लिख लिया। तुम लोग बताओ, अच्छा कोई बताओ ये कितना आएगा? 4 आएगा या 4 अपॉन 7? 4 अपॉन 7 या 4? देखो एक मिनट समझो तुम लोग। ए मॉड्यूलो बी, इसमें हमने ये बताया था ये आर होता है, ए बी अपॉन पी नहीं होता है ये। ए बी अपॉन पी करने के बाद, मतलब जहां पर आर का मतलब है ए बी में पी का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो होता है, तो इक्वल में रिमाइंडर लिखते हैं, ना कि पूरा 4 अपॉन 7 लिख देंगे। समझ गए? तो रिमाइंडर तो इसमें क्या है?
4 ही है, क्योंकि 7 का 0 बार डिवाइड हो रहा है उसमें। जब तक 7 नहीं आ जाएगा तब तक तो वही आएगा ना। 7 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तुम लोग डेफिनेशन से अच्छा ये देखो ना, जैसे ही 7 से ज्यादा हो 7 निकाल दो, यही होता है ना तरीका। तो ये 4 आएगा। चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार किया, 8 आएगा, लेकिन 7 निकाल देंगे तो 1। अब आगे करते जाएंगे तो हो सकता है 2 पावर 5 या 2 पावर 6 भी 1 आ जाए, लेकिन सबसे छोटी बार तो यही है ना जिससे आइडेंटिटी मिली। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3। अभी समझ आया? अब 3 का ऑर्डर बताओ। 6 है, 3 का ऑर्डर 6, 3 का ऑर्डर 6 है। 5 का ऑर्डर बताओ, 4 का ऑर्डर। तो समझ गए, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, तो इनवर्स प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले लिया करो। अब 4 का ऑर्डर जब लिख रहे हो, जैसे ये ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3 लिख लिया, इसके नीचे लिख लेना सिंस इनवर्स ऑफ 2 इज, बोलो, 4 इज इनवर्स ऑफ 2, इनवर्स 4 इज इनवर्स ऑफ 2 है ना। एंड वी नो दैट ऑर्डर ऑफ इनवर्स एलिमेंट इज द सेम। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 4 बताओ क्या आ गया, लिख पा रहे हो या नहीं? ये ऐसे ही 3 का फाइंड कर लिया और 5 का फाइंड कर लिया। 3 का कितना फाइंड किया? 6। 5 का कितना आ गया? 6। ऑर्डर ऑफ 6 बताओ। क्या 3 का 4 आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बोल रहे हो? 3 और 5 का निकाल लिया है ना ये। तो ऑर्डर ऑफ 6 बताओ। 2 आ जाएगा, मतलब 6 इंटू 6 दो बार किया। पहला तो 6 ही आया होगा, दूसरा 14, 14 सॉरी 12, 12 से 7 कैसे 2 कैसे आएगा? 36, 36 से 7। ठीक है, अगर ये प्लस में होता, अब प्लस वाला करते हैं। क्लियर हो गया ऑर्डर निकालना सभी को? ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें ये समझ लो कि एक तो हमें ऑर्डर की डेफिनेशन पता होना चाहिए, दूसरा मॉड्यूलो पता होना चाहिए, तब ये कर सकते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से किए हैं, लेकिन वो हमने जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए किए थे। स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन कौन सा होता है? डॉट। ये मल्टीप्लिकेशन अलग है, समझ गए हो? जल्दी नोट करो तो आगे, मतलब नोट क्या करना है, ये तो तुम ही लोगों ने किया है ना पूरा। एक और लिखो, ये ग्रुप था, सारे एलिमेंट्स के ऑर्डर समझ में आ गए। ग्रुप का ऑर्डर क्या था? और नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनैलिटी बोलते हैं उसको। लिखना फाइंड ऑर्डर ऑफ, अच्छा वहां मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो लिखा था, मतलब अंडरस्टूड है ना इतना? कहीं लिख लेना मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, लिख कर आएगा, क्लियरली लिख कर आएगा बिल्कुल। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 है, यहाँ एडिशन मॉड्यूलो। ठीक है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको हमने क्या प्रूव किया था कल? ग्रुप प्रूव कर लिया था इसको। लिखना फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 0 1 2 3 5 तक था ये, या 4 तक? 5 तक होगा, मॉड्यूलो 6 लिखा होगा। मॉड्यूलो 6 5 तक सेट में था, मॉड्यूलो 6 था। ये कल हमने ग्रुप प्रूव किया है। ठीक है, तो हम ये लिख रहे हैं फाइंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ये अंडर मॉड्यूलो, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। चलो बताओ ये कैसे करोगे?
सब का ऑर्डर फिर से फाइंड कर लो। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, क्या बता रहे हो? हाँ बोलो। कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? हम पूछ रहे हैं ना, बताना पड़ेगा तुम्हें। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है? अरे आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हमेशा, चाहे मल्टीप्लिकेटिव हो या फिर, ऑर्डर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा उससे। देखो कैसे, 0, 1 मिनट समझ लो, 1 आइडेंटिटी क्या है इसकी। अब 0 की पावर 1 का मतलब यहां पता है क्या है, 0 को एक ही बार ऐड करना है, तो 0 ही रहेगा ना। अगर हम 0 पावर 2 बोले तुम लोगों से, तो पता है क्या करोगे, 0 प्लस, समझ गए, ऊपर पार ही लगानी है, लगा सकते हो पार, लेकिन ये समझना चाहिए कि मॉड्यूलो है मतलब ऐड करेंगे यहां पर, मॉड्यूलो एडिटिव मॉड्यूलो है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम किसका फाइंड करेंगे, 1, तो 1 पार 1 बताओ, 1 ही आएगा। 1 पार 2, अब कुछ लोग कहेंगे 1 इसकी आइडेंटिटी हो, वो 1 क्या ऑर्डर हो गया 1 का। इस बार आइडेंटिटी 0 है, जिस पार से आइडेंटिटी बनेगी, जो लीस्ट पार से आइडेंटिटी बनेगी उसको बोलोगे ना ऑर्डर। तो 1 पार 2 बताओ, 1 प्लस 1 6 बताओ, 2 तो अभी 6 के बराबर आया ही नहीं, कितना आएगा ये, 2 आएगा। 1 पार 3 बताओ, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 पार 4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मॉड्यूलो 6, ठीक है ये 4, 1 पार 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ये 5 है, 1 2 3 4 5, कितना आएगा ये 5। एंड लास्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 6, ये कितना आएगा 0, क्योंकि अब ये 6 हो जाएगा, तो 6 से हम निकाल देंगे। बताओ 1 का ऑर्डर क्या है, 6। इस बार इनवर्स बदल गए या नहीं, 1 का इनवर्स क्या है, 1 का इनवर्स क्या है 5, 1 प्लस 5 इक्वल टू 0, 1 का इनवर्स है 5, 2 का इनवर्स क्या है 4, और 3 का इनवर्स 3 का इनवर्स 3 ही है, और 0 का निकाल ही चुके हैं। मतलब हमें अगर 1 2 का निकाल लेंगे तो फिर 4 5 का निकालने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 का, 1 का निकाल चुके हैं, 2 का कैसे निकालोगे, 2 प्लस 2 प्लस 2, साफ दिखाई दे रहा है कितना आएगा। हाँ तो करो, 3 आएगा तो जल्दी, जल्दी कंप्लीट करो जरा। अब कभी अगर ये फाइंड करने को आ जाता है कि ये ग्रुप है, पहले ग्रुप प्रूव करो, और अगर ऑर्डर फाइंड करने को आता है तो फिर ऑर्डर फाइंड करो साथ में। ये ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, इसलिए पहले ग्रुप बनेगा, फिर एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालेंगे हम। चलो नहीं हो पा रहा है, 2 का ऑर्डर बताओ। देखो रिप्रेजेंटेशन अभी भी वही है, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू क्या 6, तो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6, देन ऑर्डर ऑफ 5 भी क्या इनवर्स, समझ पा रहे हो, कल की क्लास ली है सभी ने। चलो ऑर्डर ऑफ 3 2, ऑर्डर ऑफ 4, क्यों, क्योंकि 2 का इनवर्स है ये 3, ऑर्डर ऑफ 5 6, क्योंकि ये 1 का इनवर्स। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो वहां साइड में कहीं लिखना पड़ेगा, वी नो दैट इनवर्स ऑफ
हाँ, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज द सेम एज द एलिमेंट। ठीक है, चलो ये अच्छी तरह क्लियर हो गया है सभी को। अब देखो आगे, साइक्लिक ग्रुप के बारे में भी बताया था। जो साइक्लिक ग्रुप की हमने डेफिनेशन लिखी थी वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन था। साइक्लिक ग्रुप तो इनमें भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर किसी एक वैल्यू से सारे जनरेट हो रहे हैं, जो कि देखने से ही पता चल जाता है ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, मतलब इंटीग्रल पार्स करते जाओ, इंटीग्रल पार्स, और एलिमेंट बनते जाएं। जैसे जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बताया था, तो क्या एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट बन रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल बन रहे हैं। इसमें चेक करके बताओ क्या एक एलिमेंट से सभी एलिमेंट बन सकते हैं? कोई भी एक एलिमेंट हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे भी हो सकते हैं। साइक्लिक 1 से बन रहा है? नहीं नहीं, उस वाले क्वेश्चन में ये तो ओमेगा से किया था हमने, ओमेगा स्क्वायर से भी किया था। इस वाले क्वेश्चन में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हर कोई जानता है साइक्लिक है, इसका ऑर्डर भी फाइंड किया। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने क्या क्या किया था। एक तो वो ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, वो साइक्लिक ग्रुप भी है, वो अबेलियन ग्रुप भी है। शायद ये प्रूव किया हो, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। किया है? शायद नहीं, प्रूव ही किया होगा। अगर साइक्लिक ग्रुप पढ़ चुके हैं तो ये किया होगा हमने। साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। तो बताओ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर भी फाइंड करना सीखा है हमने। किया है ये सब, कंपोजिशन टेबल से किया था। इस तरह के क्वेश्चन अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मॉड्यूलो, तो अब इस तरह के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं साइक्लिक ग्रुप के लिए। डेफिनेशन अभी भी नहीं बदल रही है, डेफिनेशन वही है पहले वाली। ऑर्डर की डेफिनेशन तो नहीं चेंज की हमने इसमें। तो बताओ साइक्लिक ग्रुप कैसे पता करते थे? किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पार्ट से अगर सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं तो कह सकते हैं वो क्या है? साइक्लिक ग्रुप है विद द जनरेटर दैट एलिमेंट जिससे जनरेट हो रहे हैं। तो इसमें देखो क्या किसी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं? 1 से जनरेट हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? 1 से जनरेट होने का मतलब 1 की इंटीग्रल पार से। जैसे 1 की इंटीग्रल पार हमने 1 लिखी, 1 आया, 2 3 4 5, यहाँ देखो साफ लिखा हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बोले तुम लोग को कि प्रूव दैट दिस ग्रुप जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो पता है क्या करोगे? पहले जी को ग्रुप प्रूव करोगे, फिर उसके बाद ये काम करके देखेंगे हम। कोई एक एलिमेंट अगर मिल जाए तो इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है ये पूछे कि जनरेटर बताओ इसका। सिंपल है, जनरेटर के लिए पहले साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए। तो साइक्लिक ग्रुप कब होगा? जब किसी एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर से बाकी सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे, और जिसकी इंटीग्रल पावर से बाकी सारे एलिमेंट जनरेट होंगे उसको ही जनरेटर बोलेंगे। तो क्या ये साइक्लिक है? देखो दिखने में बिल्कुल अलग है, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप है। अभी कुछ टाइम के बाद एक क्लास और लेंगे हम, साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर, जिसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। इस तरह से नहीं, स्लाइड, अभी स्लाइड कंप्लीट नहीं है तो स्लाइड में पढ़ा देंगे उनको। हालांकि साइक्लिक ग्रुप अब अच्छी तरह सबको पता है। फिर क्योंकि अब मॉड्यूलो भी पढ़ चुके हो, तो अब एक साथ ये सारे क्वेश्चन करेंगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है ये। लिखने में जरूर टाइम लगता है। अगर हम ये बोले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसको ये समझने में कि ये साइक्लिक ग्रुप है कितना टाइम लगेगा? विद इन 10 सेकेंड समझ सकते हो। क्यों? कंपोजिशन टेबल दिखाई देगी और वहां से हम देख पाएंगे ये ग्रुप। कैसे देख पाओगे? क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे देख पाओगे? कंपोजिशन टेबल में सारे एलिमेंट हैं ये। फिर एसोसिएटिव, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होते हैं। आइडेंटिटी 1 बिलोंग करता है। इनवर्स कंपोजिशन टेबल से, और कम्यूटेटिव डायगोनल सिमेट्रिकल होगा डायगोनल के। कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल। ठीक है, तो अगर ये खुद से कर रहे हो घर पे तो रिवीजन इनका बहुत कम टाइम में हो जाएगा। स्लाइड्स में जब रिवाइज कराएंगे तो बहुत कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। आगे करें फिर।
ये समझ आ गया? तो एक क्वेश्चन नोट कर लो, तुम लोग लिख लो, ये घर पे करना है, लेकिन प्रूव दैट a set G equal to यही 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 is a cyclic group under addition modulo 6 is a cyclic group under addition modulo 6। समझ गए? कर लोगे इसको? अब इसी में क्या फाइंड करने को आ सकता है? फाइंड द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप। तो जनरेटर के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? फिर ग्रुप नहीं प्रूव करना है, यही करना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन हमने लिखा है उसमें केवल इतना नहीं लिखना है, पहले ग्रुप प्रूव करेंगे, कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे, सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे 4, उसके बाद फिर ये काम करेंगे, तब वो साइक्लिक ग्रुप प्रूव होगा। उसमें ये लिखा है साइक्लिक ग्रुप प्रूव करो, तो हमें ये नहीं पता ये ग्रुप है, ये तो प्रूव करना पड़ता है ना। समझ गए? तो पहले ग्रुप प्रूव करेंगे फिर ये काम करेंगे, केवल इतना नहीं करना है। ठीक है, अब ये कोई इस क्वेश्चन के लिए बताओ जरा, क्या ये जल्दी चेक करके बताओ, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है? तो जनरेटर बताओ। अभी अभी सब तो निकाले तुम लोगों ने, तो देख के बताओ ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। और साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी ग्रुप में, साइक्लिक ग्रुप में कम से कम कितने जनरेटर होंगे? मिनिमम कम से कम कितने जनरेटर होंगे? मिनिमम एक होगा, पक्का? साइक्लिक ग्रुप में क्या आइडेंटिटी से ग्रुप बनता है? केवल एक एलिमेंट से। जीरो एक सेट है, एक सेट में हमने 0 लिखा, क्या वो ग्रुप है? किसके लिए? एडिशन के लिए। उसको ट्रिवियल ग्रुप बोलते हैं या इम्प्रॉपर ग्रुप, ये सब आगे लिखेंगे हम, क्या बोलते हैं, ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर ग्रुप। ठीक है, अब इम्प्रॉपर ग्रुप को हटा दो, हटा दिया, मतलब एक एलिमेंट वाला ग्रुप नहीं लेना है। अब बताओ कम से कम कितने जनरेटर होंगे एक्सेप्ट इम्प्रॉपर ग्रुप, एक्सेप्ट ट्रिवियल ग्रुप? इनवर्स सेम तो तभी होगा जब ट्रिवियल ग्रुप है, इनवर्स सेम तो तभी होगा ना जब ट्रिवियल ग्रुप है। अच्छा 1 - 1 में भी, जैसे 1 - 1 एक एग्जांपल है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने जनरेटर हो सकते हैं? सबसे भी जनरेट हो सकता है या नहीं? लेकिन अगर इनवर्स सेम नहीं है तो कम से कम 2 एलिमेंट, 2 होंगे, क्योंकि इनवर्स, समझ गए होगे शायद। अब बताओ इसमें जनरेटर, एक जनरेटर बताओ केवल क्या है? 3। अरे ये दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव, तभी दिमाग नहीं लगा रहे हो, फाइंड करके बताओ। उसी को क्यों पूछेंगे? 1 हो गया था तो, अच्छा 1 हो गया था तो उसका 5 भी था जनरेटर, हाँ या नहीं? कैसे? इफ A is generator then A inverse is also generator, ये थ्योरम की है हमने। सुनो, ये दोनों अलग अलग थ्योरम की है हमने शायद। ऑर्डर ऑफ A and A inverse are the same and if A is generator of G then A inverse is also generator। अब भूल जाते हो तुम लोग, ये थ्योरम की है, इफ A is generator then A inverse is also generator of the group, और वो अलग थ्योरम थी, ऑर्डर ऑफ A and A inverse are the same। तो अब यहाँ पर भी वही थ्योरम अप्लाई कर सकते हो अगर दूसरा जनरेटर पता करना है, लेकिन केवल एक जनरेटर काफी है। चलो बताओ जल्दी, क्यों बैठे हो तुम लोग? 3 जनरेटर है, क्यों? 3 से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। सारे लोग कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं।
सबसे कैसे पता करोगे, एक एक करके देख लोगे या फिर डायरेक्ट देख लो 3 पावर 1 3 पावर 2? इस बार बताओ 3 पावर 1 कितना, 3 पावर 2? हाँ हाँ 3 मल्टीप्लीकेट, हाँ तो कितना 2 आएगा, ठीक है। 3 पावर 3 6, 3 पावर 4 3 पावर 5 और 3 पावर 6। देख रहे हो बड़ा कंफ्यूजन है, जैसे मॉड्यूलो की डेफिनेशन नहीं पता है, कभी पता नहीं कर सकता है 3 पावर 3 कैसे 6। हाँ मॉड्यूलो अगर चेंज हो जाएगा तो फिर वो भी बदल जाएंगे। अब 3 इसका एक जनरेटर है, तो इसका मतलब जनरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 3 जनरेटर है और 5 भी इसका जनरेटर है, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर लो जल्दी, लिखना प्रूव दैट जी इक्वल टू। अच्छा ऐसे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन काफी है ना इतना। अब कितने भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे, वो जनरेटर साइक्लिक ग्रुप ये सब फाइंड कर ही लोगे, एक एक एग्जाम्पल काफी है। प्रूव दैट द सेट जी इक्वल टू, the set g equal to 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, is a cyclic group, is a cyclic group under multiplication modulo, is a cyclic group under multiplication modulo 7। ये समझ गए होगे शायद। 3 का ऑर्डर कितना था, 6। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इसमें जनरेटर क्या था, जनरेटर 1 था। इसका ऑर्डर क्या था, ग्रुप का ऑर्डर क्या था, क्यों, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ, इसमें देखो 3 जनरेटर है, 3 का ऑर्डर 6, 5 भी जनरेटर है, सॉरी 5 है या क्या, 5 भी जनरेटर है, 5 का ऑर्डर भी क्या आएगा, 6 आएगा, और ग्रुप का ऑर्डर 6, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अगर कभी पूछे जाएंगे तो हम सीधे काउंट करके बता देंगे ना कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। सुनो, अब किसी क्वेश्चन में कभी कभी, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, अगर ये पूछा जाता है कि क्या हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड किया जा सकता है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड कर लोगे, हर एक ग्रुप में ऑर्डर कैसे फाइंड कर लोगे, नेचुरल नंबर छोड़ो, सेट ऑफ इंटीजर्स देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स में फाइंड कर सकते हो यूजुअल एडिशन के लिए। सेट ऑफ इंटीजर्स एक ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है। यूजुअल एडिशन मतलब जैसे प्लस करते हैं वैसे ही प्लस करके बताओ 1 का ऑर्डर, यूजुअल एडिशन में क्या 1 का मतलब 1, भले ही 0 का आ जाए, 0 तो 0 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 कभी इससे 0 बनेंगे, नहीं बनेगा ना। तो ऐसे में अगर हम ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं एग्जिस्ट है तो बोलते हैं ऑर्डर इनफाइनाइट है, ऑर्डर इनफाइनाइट। ये ऑब्जेक्टिव वाला, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर जैसे हमने ऑर्डर की डेफिनेशन लिखी थी तो हमने क्या लिखा था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, वहां ऐड करना चाहो कर लेना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर सच दैट a पावर m, ठीक है। इफ नो सच नंबर एग्जिस्ट, नो सच नंबर एग्जिस्ट मतलब इस तरह का नंबर अगर एग्जिस्ट है ही नहीं जिससे कि क्या बन जाए, आइडेंटिटी, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये केवल समझ लो, लिखना चाहो कहीं लिख लेना। वैसे तो जब अभी हम फाइल देंगे तो उसमें सब सही तरीके से लिखा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूर इस तरह के पॉइंट्स काम आ जाते हैं। अब आगे देखो, अब फंक्शन के बारे में बताओ क्या पढ़ा है तुम लोगों ने। ये जितना भी पढ़ रहे हैं हम, आगे देखोगे फिर से सब कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमने सब ग्रुप पढ़ा,
सब ग्रुप अभी फिर आएगा, समझ गए? जैसे हम रिंग पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आ जाएगा सब रिंग। होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे उसमें भी सब ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं ये कभी भी एंड किसी टॉपिक का नहीं होगा लास्ट तक, क्योंकि जैसे हमने पहले होमोमॉर्फिज्म पढ़ा दिया उसके बाद हम सब ग्रुप पढ़ाएंगे, तो होमोमॉर्फिज्म और सब ग्रुप से जो दोनों से मिलके थ्योरम्स बनेगी, समझ रहे हो? तो पहले होमोमॉर्फिज्म भी पढ़ सकते हैं उसके बाद सब ग्रुप, या पहले सब ग्रुप पढ़ रहे हो तो होमोमॉर्फिज्म में वो थ्योरम पढ़ेंगे, समझ गए? फिर उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप में भी सारा कुछ फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है जो भी ये खत्म हो रहे हैं, जैसे साइक्लिक ग्रुप की है, साइक्लिक ग्रुप की पूरी थ्योरम नहीं पढ़ी है अभी हमने, पूरी थ्योरम इसलिए अभी नहीं कर सकते हो, जैसे अब नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, सपोज सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ लिया हमने, तो सेंटर ऑफ ग्रुप के बाद फिर साइक्लिक ग्रुप के भी आएंगे, ऑर्डर के लिए भी आएगा, नॉर्मलाइजर पढ़ेंगे, फिर साइक्लिक ग्रुप, ऑर्डर, सब ग्रुप पढ़ लिया है, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म में फिर से ये सब आ जाएंगे। तो कोई भी टॉपिक खत्म कभी नहीं होगा, बीच बीच में ये सारे आते रहेंगे। और ऐसा कभी नहीं किया जा सकता है कि एक टॉपिक की सारी थ्योरम एक साथ करा दो, क्योंकि अभी साइक्लिक ग्रुप सपोज हमें कराना है और हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ानी है, तो साइक्लिक ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म जो दोनों साथ में थ्योरम है वो कैसे कर सकते हो? या पहले होमोमॉर्फिज्म करा देते तो होमोमॉर्फिज्म की कुछ थ्योरम छोड़नी पड़ती, वो साइक्लिक ग्रुप में कराते, समझ गए होगे शायद। तो टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा, सारी डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करते रहो, बीच बीच में आएंगी फिर प्रॉब्लम आएगी थ्योरम्स में। चलो फंक्शन बताओ क्या होता है? ठीक है, अभी कुछ बेसिक्स बता रहे हैं, कुछ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होंगी सभी ने, जैसे एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्या होता है? एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है? ये नहीं होता है? राजमौर बताओ, होता है? यही फॉर्मूला पढ़ा है? बोल तो रहे हो फंक्शन का होता है, तो फिर तो सब आसान हो गया, लॉग एम प्लस एन लॉग एम प्लस लॉग एन, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। मतलब अभी केवल ये होता है या नहीं, हो भी सकता है लेकिन फंक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, समझ गए? ये हमेशा नहीं होता है, कुछ फंक्शन होंगे जिनमें ऐसा हो सकता है, और हैं भी ऐसे फंक्शन। तो ये कंडीशन सभी फंक्शन में नहीं होती है। ऐसे ही एफ ए एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स, सब में नहीं, कुछ फंक्शंस में तो हो सकती है ना। तो जो होमोमॉर्फिज्म पढ़ाने वाले हैं ना, होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन ही है जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। फंक्शन, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है, फंक्शन, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक ही बात है। हम फंक्शन लिखें या मैपिंग लिखें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब ये है, डेफिनेशन इसकी बहुत अच्छी तरह से खुद से लिख पाओगे। अब इसके आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें केवल जब भी ये डायग्राम बनाए केवल डायग्राम को दिमाग में रखो, डेफिनेशन नहीं याद रखनी है। सपोज ये एक सेट है, ये भी एक ऑपरेशन, अभी हम सेम ले लेते हैं, ऑपरेशन अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हम डॉट ले रहे हैं, एक में ओ और दूसरे में ओ डैश भी हो सकता है। सपोज डॉट लिया हमने और यहाँ पर एक्स है, बीच में फंक्शन है एफ, तो बताओ यहाँ एफ एक्स आएगा, वाई है तो एफ वाई आएगा। ये अगर ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, अगर डॉट है तो एक्स डॉट आएगा यहाँ पर, एक्स डॉट वाई, बोलो। हाँ मतलब एक्स डॉट वाई आएगा या नहीं? तो इसकी इमेज क्या एक्स डॉट वाई बनेगी, ठीक है, अगर ये इमेज है इसकी। अब एक बात बताओ, ये भी एक ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो क्या यहाँ पर इन दोनों का सम होगा? ये बिल्कुल होगा, सम नहीं सॉरी,
प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट यहाँ भी ले रहे हैं। अगर यहाँ प्लस ले रहे हो तो सम लिखते फिर, ठीक है, क्योंकि फंक्शन किसी भी तरह के हो सकता है, यहाँ डॉट हो और ये प्लस के बराबर हो, ये तो फंक्शन पर डिपेंड करता है ना। अभी हमने सब में डॉट लिया है तो क्या ये होगा यहाँ पर, और अगर डॉट की जाए ऑपरेशन लेने तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ओ ओ, और यहाँ भी ओ हो सकता है, ओ डैश लिखें यहाँ, डिपेंड करता है दोनों पे क्या है, ऑपरेशन हम सेम लेकर देख रहे हैं। ये क्लियर हुआ, ये होगा यहाँ और ये होगा यहाँ, ये अलग तरीके से आया इमेज से और ये अलग, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, हो सकता है बराबर हो, तो होमोमॉर्फिज्म की पहली कंडीशन। समझ आया, ये क्लियर हुआ कुछ, ये होमोमॉर्फिज्म की कौन सी कंडीशन है, पहली। हालांकि यहाँ पर हाँ ये रिंग के लिए लिख रहे हैं, इसमें तो स्केलर आएगा नहीं, यही कंडीशन है, केवल एक ही कंडीशन है, हाँ दो नहीं होती हैं, वो रिंग के लिए दो आ जाती हैं, दूसरी वाली जो लिखी है वो होमोमॉर्फिज्म ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं, फिर सेम पढ़ेंगे रिंग के लिए। हालांकि हर बार ग्रुप और रिंग साथ में पढ़ाते थे, लेकिन अब तुम लोग शायद समझ रहे होगे तो रिंग लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रूव किया है टू सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, वैसे ही टू सब ग्रुप का यूनियन, सॉरी टू सब रिंग का इंटरसेक्शन भी सब रिंग होता है, एज इट इज वही लिख देंगे, बिल्कुल वही। शायद देखोगे कुछ स्टेप्स भी चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन तब तक वो भूल चुके होगे तुम लोग, नहीं भूलोगे। अभी देखते हैं इसके बाद, ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और ये भी हो सकता है नहीं हो, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके बीच में जो फंक्शन है ना उसको बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। समझ गए, इसका मतलब बताओ क्या है, ये फंक्शन पढ़ने की बेसिक्स बता रहे हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश। अब जी इनटू है ऑन टू है, ये यहाँ लिख देते हैं, जनरली कुछ नहीं लिखा है तो इनटू ही मानते हैं, ऑन टू लिख देंगे, ऑन टू होगा तो जी, ठीक है। ये जिसे नहीं लिखना है तो वो लिख देगा थ्योरी में एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है। और अगर ऐसे लिखोगे इसका मतलब भी वही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है, एंड जी डैश आर ग्रुप एंड एफ इज अ फंक्शन, फंक्शन या फिर मैपिंग, तो जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स अंडर द ऑपरेशन जो भी लिख रहे हो, एंड एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म इफ के बाद क्या लिखोगे, इफ के बाद ये फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी, और एफ एक्स एफ वाई तो जी डैश में ही आएंगे मैपिंग। बस ये डेफिनेशन हो गई होमोमॉर्फिज्म की। समझ आया कुछ, तो होमोमॉर्फिज्म क्या है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, ऐसा कुछ पढ़ा है। चलो तो ये होमोमॉर्फिज्म होता है। वन वन ऑन टू बताओ, वन वन क्या होता है, शायद कुछ दिन पहले बताई थी मैपिंग, नहीं बताया था, पढ़ के रखना, क्योंकि बीच में जब अब ये दोबारा आएगा, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें होनी थी, बताया था ये दोबारा आएगा तो फिर स्टार्टिंग से बताएंगे, पढ़ लिया था। ऑन टू बताओ तो फिर जिसने पढ़ लिया है तो, हालांकि ये बताएंगे हम। ऑन टू बताओ, एक फंक्शन की एक इनपुट से दो आउटपुट, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब कुछ भी बोल रहे हो, दो इनपुट, इनपुट का एक आउटपुट, ठीक है। ये है वन वन, वन वन है क्या ये, एक की इमेज 5 की
अच्छा ये एरो 5 पे रुकना चाहिए वैसे, ठीक है कोई बात नहीं। 3 का, 7 4 का, एक की एक इमेज है, 1 to 1 बोलेंगे इसको, एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। वहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते थे, 9 के बाद 10 हो सकता था जो किसी की इमेज नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी है सबकी एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, बताओ पीटर, अली, जो भी चाहो तो नाम बदल देंगे हम अगर तुम लोगों को। बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? 1 1 नहीं, किसका एग्जाम्पल है? अहमद पेरिस से है, पीटर और अहमद कहाँ, दुबई से भी है। नहीं, मैपिंग कौन सी है? ऐसी होती है ना, 1 to many, many to 1, ये हो सकता है। 1 to many तो होता है ना, पढ़ा है ना, 1 to many, many to 1, many to many, समझ रहे हो? वहां पर फंक्शन की डेफिनेशन नहीं सेटिस्फाई करते हैं, वरना कभी ये मैपिंग्स आएंगी ही नहीं। चलो, पीटर 3 कंट्रीज से है, ये अली कहीं से नहीं है, और ये जवेरिया, चलो साइप्रस, और ये अब कहाँ जा रहा है एरो ये नहीं पता चल रहा है एक्चुअली, स्लाइड ठीक करानी पड़ेगी। बताओ मैन, ये किसका एग्जाम्पल है? 1 to many या many to 1? एक से 2 इमेजेस बन रही है ना, या 3 बन रही है ना? हाँ तो वही तो कह रहे हैं, अली को छूटने दो ना, जाने दो। मतलब तो ये बताओ, अगर तो ऐसे कह रहे हो जैसे क्लास के बच्चे हैं, एक बच्चा छूट गया सर, इसे भी लेके चलो। ये है विजिटेड, यहाँ यहाँ जा सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है सारे जाएं, ऐसा जरूरी क्या है? There are many arrows from each person and each place is related to many people. It is many. Many to many नहीं है, many to many सुनो, many to many क्या होता है? जैसे 2 लोग एक ही जगह जा रहे हैं, क्या होगा शायद इसमें, हाँ है ना, ये पेरिस से है, ये भी पेरिस से है, मैनी टू मैनी हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखो, अब नया आ गया, एक पर्सन हैज अ मास ऑफ kg, बताओ ये कौन सा है? मैनी टू 1, ठीक है, मैनी टू 1 साफ दिख रहा है। अगर एक भी है ना मैनी टू 1, एक जरूरी नहीं है सब, एक तो मैनी टू 1 बोल सकते हैं। चलो ठीक है, ये बताओ 1 to many, चलो ठीक है, मैनी टू 1 रिलेशनशिप और 1 to many, ये डायग्राम 1 to 1 में ये डायग्राम बनता है, शॉर्ट में यही है, बाकी सब छोड़ो। मैनी टू 1 और 1 to 1, चलो फंक्शन, डोमेन रेंज, ये सब बता चुके हैं शायद, डोमेन रेंज के बारे में बताया होगा कभी, नहीं बताया? नहीं बताया तो देखो, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 है, एफ एक्स इक्वल टू, तो बताओ कुछ ये पॉइंट्स हैं ए में, डोमेन भी एक सेट होता है, को डोमेन सेट कराना पड़ेगा, ठीक। चलो बताओ एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 है, तो 0 किससे कनेक्टेड हो? 0 1 से कनेक्टेड है, 1 3 से, 2 5 से, 3 7 से, और 4 कैसे? 2x + 1 है फंक्शन, इसलिए फंक्शन बदल दो, तो ये इनको बोलते हैं इमेजेस, इनको मतलब किनको, ये सब इमेज हैं, 1 3 7 सब नहीं है इमेजेस। 2 किसकी इमेज है बताओ? किसी की इमेज नहीं है। 0 1 2 3 4 इन सब की इमेजेस हैं, इनको प्री इमेज बोलते हैं, जिनकी इमेजेस हैं उनको प्री इमेज बोलते हैं। तो ये प्री इमेज है, वो इमेजेस हैं, उसमें कुछ जो खाली हैं जिनकी इमेज नहीं आई है तो उनको इमेज नहीं बोलेंगे, ठीक है।
तो ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। लेकिन कोडोमेन में कुछ इमेजेस भी हैं। क्या क्या? 1 3 5 7 9। तो इनके सेट को बोलते हैं हम इमेज सेट, दैट इज रेंज। रेंज कोडोमेन, डोमेन समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ये 12th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि अगर ये डोमेन और कोडोमेन बराबर हो जाएं तो फिर क्या ऑन टू हो जाता था। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू शायद इसमें है नहीं। ऑन टू का मतलब ये हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट है। हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट है। ऑन टू थोड़ा ज्यादा जरूरी टॉपिक है, यही शायद इसमें नहीं है। तो ऑन टू को ऐसे समझ सकते हो जैसे क्लास में कई सारी बेंचेस हैं, तो उनको समझ लो डोमेन की एलिमेंट्स, और तुम लोग हो नहीं को डोमेन, और तुम लोग हो डोमेन के एलिमेंट्स। अगर हर एक स्टूडेंट को एक इमेज, एक बेंच मिल जाती है, तो इसका मतलब क्या है? ऑन टू 1 1। हर एक बच्चे को एक बेंच मिलती है, 1 1 हुआ ना, यही है ना। ऑन टू का मतलब क्या है? हर एक बेंच के लिए एक स्टूडेंट होना चाहिए। अगर कुछ बेंच खाली रह गई तो ऑन टू नहीं है। समझ रहे हो? जैसे अभी तो ऑन टू है, हम चाहें, अभी ऑन टू नहीं है ये क्लास, चाहे तो ऑन टू बना सकते हैं। एक एक को उठा के सबको एक एक बेंच पे बैठा देंगे, क्या बन जाएगा? वो ऑन टू बन जाएगा। मतलब ये है यहाँ पर ये खाली नहीं होना चाहिए। ये दिख रहे हो ना 8 4 2 6, ये सब भी कनेक्टेड होना चाहिए। भले ही एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ जाएं, तब भी बेंच खाली नहीं है। समझ गए? मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि इमेज भले ही किसी की भी हो, 1 मैनी 1, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऑन टू का मतलब ये है हर एक, सभी की फोटो आनी चाहिए, सीधी बात ये है, सभी की इमेज होनी चाहिए। समझ गए? सबके लिए प्री इमेज होना चाहिए। समझ गए? चाहे एक बच्चे की 2 फोटो आ जाएं, एक आधार कार्ड वाली और एक आजकल जो फिल्टर वाली चल रही है, हाँ, 2 आ जाएं, लेकिन होनी चाहिए। मतलब जैसे एक बच्चे की 2 हो सकती है ना, पहचान में नहीं आएगा ये वही बच्चा है, होगा। मतलब बच्चों का एग्जाम्पल नहीं देते हैं, बड़ों का दे देते हैं। चलो, तो यहाँ समझ आ गया कि यहाँ पर क्या होना है। अगर दो भी एक से कनेक्टेड है, सपोज बी में जो भी हैं वो फोटोज हैं, जो इमेजेस, ठीक है, और ए में क्या है, जिनकी फोटो खींची गई है, तो हर एक की क्या होना चाहिए, जो फोटोज हम देख रहे हैं वो किसी ना किसी पर्सन की होनी चाहिए। कोई फोटो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पहचान में ना आए ये किसकी है। समझ गए? सारी फोटोज होनी चाहिए और पहचान में आना चाहिए, हाँ ये जिसकी फोटो है वो ए में को बिलोंग करता है। ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू में अगली बार कभी प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा फॉर एवरी एलिमेंट, एलिमेंट को हम इमेज पढ़ रहे हैं, फॉर एवरी एलिमेंट इन बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन ए सच दैट बी इज इमेज ऑफ ए। नहीं समझ आया? बी में के हर एक एलिमेंट के लिए ए में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि बी इमेज बन जाए उस प्री इमेज की। बी में कुछ खाली नहीं होना चाहिए। खाली तो, खाली मतलब, खाली का मतलब क्या है, बी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इससे कनेक्टेड नहीं है, जो ए से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है? ये पढ़ना बड़ा आसान है, प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 1 1 के लिए तो फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स इक्वल टू वाई। ऑन टू के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो चेक करना पड़ता है हमें कंडीशन, क्या हर एक इमेज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट है या नहीं। तो अगर कोई ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, वही आइसोमॉर्फिज्म होता है, इनटू नहीं, ऑन टू और 1 1। कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं इनटू नहीं कह सकते हो। बाइजेक्टिव सरजेक्टिव की बात कर रहे हो शायद तुम, बाइजेक्टिव कह सकते हैं।
जो होमोमॉर्फिज्म 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। तुम्हें नितिन समझ नहीं आ रहा है तो होमोमॉर्फिज्म बताओ क्या है? A mapping which satisfies fxy equal to fx into fy is called homomorphism. And a homomorphism मतलब वो कंडीशन तो सेटिस्फाई करे ही, which is 1 1 and on 2 is isomorphism. ठीक है, अब इन्हीं से एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म और भी बहुत सारे हैं, मोनोमॉर्फिज्म, ये सारे इन्हीं से बनेंगे, इन 3 प्रॉपर्टी से। जैसे हमने एक बार अबेलियन ग्रुप पढ़ लिया तो पहली प्रॉपर्टी क्या बन गया? ग्रुपॉइड। 2 के लिए सेमी ग्रुप, 3 के लिए मोनोइड, 4 के लिए ग्रुप, 5 के लिए। ऐसे ही यहाँ आइसोमॉर्फिज्म और 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, अब इनसे सारी डेफिनेशंस बन जाएगी। कल पढ़ेंगे हम इसको बहुत डिटेल में। कल, अच्छा हाँ, कल आ पाओगे तुम लोग? क्यों? 2 में से कोई एक आ सकता है, या तो योगी जी आएंगे या तुम लोग आओगे। मतलब सुबह आ जाओगे? सुबह बाकी बच्चे कह रहे हैं कि क्योंकि यहीं पर एलवीएम में आ रहे हैं तो यहाँ आसपास थोड़ा ज्यादा हो रहेगा। क्योंकि कल से नहीं, आज शाम से ही बैरिंग लग जाएगी। तो सुनो सुनो, 1 मिनट, तुम लोग को आना नहीं है। हाँ, अगर हम पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन पढ़ा देंगे, समझ गए? आने की जरूरत नहीं है, परसों आना सेम टाइम पर। ऑनलाइन कैसे पता, मतलब भाग रहे हो ये तो बताओ।